हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया। तो करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। पिछले मंथ हम लोगों ने जुलाई की करंट अफेयर डे बाय डे कंप्लीट किया था और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त करंट अफेयर। तो आज है 1 अगस्त, 1 अगस्त। अगस्त का हमारे देश के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्या स्थान है? जितनी भी अगस्त क्रांतियाँ हुई और जो सक्सेसफुल क्रांति हुई वो अगस्त क्रांति ही के रूप में जानी जाती है। ठीक है, बहरहाल वो हम हिस्ट्री के टॉपिक में तब डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 1 अगस्त 2020। तो 1 अगस्त 2020 का पहला अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण है तो आज एक तारीख है और आज के दिन यानी 1 अगस्त को मनाया जाता है भारतीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में। क्या मनाया जाता है? भारतीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ये केवल जानने के लिए बता रहा हूँ। 1 अगस्त मुस्लिम एम्पावरमेंट डे। तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? ट्रिपल तलाक भारत में लागू हुआ था। और अगर हम इसका डाटा पिछले 1 वर्ष से अब तक का देखें तो पिछले 1 वर्ष से ट्रिपल तलाक के कानून के लागू होने के बाद तलाक की टेंडेंसी में 82% की कमी आई है। तो कुछ ना कहीं ये ट्रिपल तलाक का जो अमेंडमेंट बिल है वो काफ़ी सक्सेसफुल अपनी जगह कहा जा सकता है। तो उसी दिन को जब ये लागू हुआ तो इसे बनाया जाता है वुमेन एम्पावर डे, मुस्लिम वुमेन एम्पावर डे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हुआ। चलें तो अब हम लोग अपने मेन स्ट्रीम की करंट पर चलते हैं। मेन स्ट्रीम की करंट का पहला करंट है आज का हमारा अरब का पहला परमाणु रिएक्टर। इसके बारे में जानते हैं। बारकाहा बराका क्या है? बराका संयुक्त अरब अमीरात में कोरिया सरकार द्वारा या फिर कोरियन इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा वहाँ पर लगाया गया परमाणु रिएक्टरों में से पहले रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है। उस पहले रिएक्टर का नाम क्या बोला गया है? बराकाहा बोला गया है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता हो कि ये जो आपका साउथ ईस्ट एशिया जो सेंट्रल एशिया है तो वो तेल की लिए जाना जाता है। वहाँ पर एनर्जी का मेन स्रोत तेल है। वो अपने यहाँ तो एनर्जी का उससे प्रयोग करता ही है, साथ ही एनर्जी का दूसरे देशों में भी सप्लाई करता है तेल का। ठीक, अब उन पेट्रोलियम जगत में अगर कोई परमाणु रिएक्टर लगाया जाए तो एक महत्वपूर्ण न्यूज़ बन जाती है। और जबकि ये पहला परमाणु रिएक्टर है उस जगत में, तो इसी को ज़रा देखते हैं क्या है इसमें। संयुक्त अरब अमीरात में पहला परमाणु रिएक्टर शुरू। ठीक है, और इसका क्या नाम है? बराकाहा नाम है। और ये परमाणु रिएक्टर किसकी सहायता से लगाया जा रहा है? ENEC एवं कोरियन कंपनी है KEPCO का संयुक्त कार्यक्रम है। अगर हम इसका देखें तो ENEC है आपका एमिरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और ये है कोरिया इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन। क्या है? कोरिया इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन और ये है अमीरात एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है। और ये कोरिया जो है KEPC UAE में 4 रिएक्टर लगा रही है। कितने लगा रही है? 4 रिएक्टर लगाएगी।
उनमें से ये पहला रिएक्टर है, ये पहला रिएक्टर है। ठीक है, अब हम इसका जरा बराकोहो का नाम देखते हैं। इसका अरब में अर्थ होता है, अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है आशीर्वाद। क्या अर्थ होता है इसलिए बरकाहा का? इसका अर्थ होता है आशीर्वाद। देखो अर्थ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आशीर्वाद किस भाषा में? अरबी भाषा में। ठीक है, तो ये इसके जानने के लिए कुछ फैक्ट हैं। और ये जो उससे बात ये है कि संयुक्त अरब अमीरात में लगने वाला सेंट्रल एशिया में पहला परमाणु रिएक्टर है और जिसने काम करना शुरू कर दिया है। और KY यानी कोरियन इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन कंपनी 4 रिएक्टर लगाएगी। उनमें से ये पहला रिएक्टर है जिसका क्या नाम दिया गया है? बराकोहा रिएक्टर नाम दिया गया है। ठीक है, और अगर हम ये बात करें कि ये कितने मेगावाट का काम करेगी, इस प्लांट में 1400 मेगावाट की एनर्जी को बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या आपका बराकाहा। देखो बराकाहा जो ये आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है, बराकाहा क्या है, तो आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि संयुक्त अरब अमीरात में कोरिया इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा लगाया गया एक परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, और इसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है हमारी वन नेशन वन कार्ड योजना का ही एक पहलू है। क्या है वन नेशन वन कार्ड योजना? जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, वन नेशन वन कार्ड योजना राशन कार्ड को पूरे देश में लागू करने की बात हो जाती है। वन नेशन वन कार्ड योजना, ये योजना क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि वन नेशन वन कार्ड योजना जो हमारा खाद्य प्रसाधन मंत्रालय है, ठीक है, खाद्य केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय, तो उसमें क्या किया गया है कि एक राशन कार्ड अगर आपके पास है और आप एक दूसरी जगह पर रहते हैं, काम करते हैं, तो उस राशन कार्ड की सहायता से आप दूसरी जगह भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आपका राशन कार्ड या खाद्यान्न प्राप्त करने की बात होती है, तो ये खाद्य संरक्षण कानून 2013 के अंतर्गत एप्लीकेबल है। और 2011 की जनगणना से लगभग 80 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जिन्हें खाद्यान्न वितरण किया जाता है इसी की सहायता से। ठीक है, तो वन नेशन वन कार्ड आप समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति यदि वो उत्तर प्रदेश का निवासी है और वो दिल्ली में काम करता है और उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड को रखता है, तो वो उस राशन कार्ड की सहायता से दिल्ली में राशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यानी सारे राशन कार्डों का एक इंटरलिंक कर दिया गया है। अलग राज्य के लिए अलग राशन कार्ड बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ये भी था कि एक तरह से फर्जिफिकेशन बहुत होता था, एड्रेस प्रूफ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो इसमें क्या होगा, इससे ये फर्जिफिकेशन की समाप्ति होगी। और दूसरी बात यह है कि प्रवासी मजदूर आसानी से उस राशन कार्ड के, अपने गांव के राशन कार्ड से शहरों के में भी राशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज ये चर्चा का विषय ये है कि अब तक इसमें 20 राज्य शामिल थे, उन्हीं राज्यों में आज 4 और राज्य शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो अगर हम जो आज नए राज्य 4 शामिल हुए हैं उनको देखें तो जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, नागालैंड और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड, इस योजना में 4 और राज्य शामिल। अब कौन से 4 राज्य हैं वो आज मैं लिख देता हूं। जम्मू एंड कश्मीर, ये तो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। ठीक है, इसके अलावा सारे यूनियन टेरिटरी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू, प्रदेश भी शामिल। ठीक है, तो लगभग 20 राज्य शामिल हो चुके हैं और यूनियन टेरिटरी मिला के उन 20 राज्यों में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और आपके तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, लगभग सारे राज्य धीरे धीरे शामिल हो गए हैं और इसे अप्रैल 2021 तक पूरे भारत में लागू करना है। तो सारे राज्य
धीरे धीरे शामिल होंगे। और आप वन नेशन वन कार्ड योजना को समझने की बात है तो आप ये समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करेगा और इसके लाभ भी हैं। लाभ ये है कि फर्जीफिकेशन रुकेगा, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें मिलेगा, ठीक है। एक व्यक्ति बार बार दूसरी जगह से अनाज नहीं ले सकता है, ठीक। तो ये एक तरह से धांधली वाली व्यवस्था खत्म होगी, एक तरह डिजिटली सारी मशीनरी सेंट्रल उपभोक्ता फोरम से जुड़ेगी और डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेनिंग एक बेहतर माहौल में पहुंचेगी, ठीक है। तो ये हुआ आज का न्यूज़। इसके बाद हम लोग अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है ई इनवॉइसिंग पर सरकारी अधिसूचना। ये क्या है? ई इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग क्या है इसको जरा देखते हैं। ई इनवॉइसिंग देखो, ई इनवॉइसिंग के अंतर्गत ये किया गया है कि 500 करोड़ के टर्नओवर वाली सारी कंपनियां जो हैं वो क्या करेंगी, वो ई इनवॉइसिंग योजना के अंतर्गत आएंगी। कितने से? 500 करोड़ से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियां, और उनके B2B यानी B2B इनवॉइस क्या करेंगे के लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल का उपयोग करेंगे। क्या करेंगी? 500 करोड़ के टर्नओवर वाली सभी कंपनियां B2B इनवॉइसिंग के अंतर्गत आएंगी। अब आएंगी करेंगी क्या और इनवॉइसिंग क्या होता है इसे समझते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रलाइज पोर्टल का उपयोग करेंगी। क्या करेंगी? ये सारी कंपनियां, ये सभी कंपनियां सेंट्रलाइज्ड पोर्टल का उपयोग करेंगी। कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे कई कंपनियां होती हैं जो मिड कैप और आपका स्मॉल कैप और लार्ज कैप चालान भरती रहती हैं, ठीक है। तो उनका क्या हो जाता है, जिससे इन कंपनियों के इनवॉइस के लिए अलग अलग खरीदार और हेरा फेरी का डर रहता है कि एक ही चीज़ कई खरीदारों को बेच दी जाती है तो पता नहीं चलता है, ठीक है। और इसमें फोर्जरी ज़्यादा होती थी। जब इनवॉइसिंग ऐसी होगी कि सारा एक ही पोर्टल से जुड़ा होगा तो एक प्रोडक्ट को आप 4 जगह नहीं बेच पाएंगे, यानी एक तरह से ये धांधली क्या होगी, रुकेगी। तो इस धांधली को रुकने का मेन रीज़न यही बनाया गया है कि आपको आसानी से हेरा फेरी से बचाया जा सके, धांधली से बचाया जा सके, ठीक है। तो उसमें पहले ये था कि जो 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनी को इसमें शामिल किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियां आ रही थी और कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इसको 500 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियों को ही इसमें अधिसूचित किया गया है। और इसको लागू करने की समय सीमा पहले फरवरी थी, लेकिन अब पेंडेमिक आ गया तो इसे थोड़ा डिले कर दिया गया है और सारी B2 इसे इन्वॉइसिंग करना अब आरंभ कर दिया गया। लाभ इसके मैंने आपको बता दिया कि एकल केंद्रीकृत एक सिस्टम बन जाएगा और इस इन्वॉइसिंग प्रणाली से बहुत फ़ायदे हैं, जैसे रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। केंद्रीय प्रणाली की शुरुआत के बिना देरी से इन्वॉइस डेटा और कैप्चर लिया जा सकेगा। मैंने बताया जालसाजी और नकली चालान से बचा जा सकेगा, ठीक है। तो ये सारे कई इसके महत्वपूर्ण लाभ हैं और सरकार को इसका इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और दूसरी बात ये है कि लोगों को सबसे बड़ी बात है कि एक ही प्रोडक्ट कई जगह बिकने के भय से जो भय रहता था वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ई इन्वॉइसिंग कर दी गई है और कंपनियों को एक सेंट्रलाइज पोर्टल के उपयोग करने का अनिवार्यता दी गई है कि आपको उस सेंट्रलाइज पोर्टल को अनिवार्य रूप से काम यूज़ में लेना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है
जैसा कि आपको पता है कि चाइना के साथ भारत के थोड़े नाजुक संबंध चल रहे हैं और इस संबंधों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है कि कई चीज़ें प्रतिबंधित पहले भी की जा चुकी हैं, जैसे ऐप प्रतिबंधित किए गए थे और उस ऐप के अकॉर्डिंग नीति आयोग ने एक कई क्षेत्रों से रिलेटेड ऐप के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें आप की है, अभी तो टाइमलाइन चल रहा है, 31 जुलाई था, अब तो कल टाइम ख़त्म हो गया। तो उसमें क्या है, इसमें लोगों से मांगे गए थे कि आप मनोरंजन के क्षेत्र में, आप एजुकेशन के क्षेत्र में, आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में, आप और ज्ञान विज्ञान शोध संस्थान और इन सारे इनोवेटिव को लेते हुए कोई ऐप बनाएं और नीति आयोग को भेजें, और वो एक ऐप अगर आपका सेलेक्ट होता है तो आपको इसमें अवार्ड भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐप के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने वाली बात थी। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों पर, कुछ उनके सामानों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो उन्हीं सामानों में से एक रंगीन टीवी पर भी, आयात पर भी सरकार ने क्या बढ़ा दिया है, सरकार ने आयात पर भी क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और उसका मेन प्रतिबंध लगाने का मकसद यही है कि वोकल फॉर लोकल, क्या है, वोकल को लोकल, यानी लोकल को ही इतना प्रमोट किया जाए जो यूजेबल हो जाए और देश की टेक्नोलॉजी, देश के स्किल्स का प्रयोग किया जा सके। तो इसी के अंतर्गत रंगीन टीवी के आयात को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया है और लोकल को प्रमोट करने की बात की जा रही है और आत्मनिर्भर भारत के बनने की ओर पर भी इस पर एक उसके स्टेप के रूप में देखा जा रहा है। ठीक, तो एक तो ये हुआ। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरी ये है कि रूस ने ये कहा है कि सबसे पहले रूस ने ये कहा कि 12 अगस्त तक वो कोविड-19 की वैक्सीन लॉन्च कर देगा। क्या कर देगा, वैक्सीन लॉन्च कर देगा, क्योंकि उसने ये कहा कि हमारी वैक्सीन का ट्रायल पहले दूसरे तीसरे चरण को पास कर गया है और उन्होंने अपनी डेट लाइन फिक्स कर दी है कि 12 अगस्त तक वो मार्केट में कोविड-19 की वैक्सीन ले आएंगे। ओके, इसके बाद हमारी अगली जो न्यूज़ है वो है 2021 तक क्या किया गया है, 2021 तक सोलर पैनल पर भी सुरक्षा शुल्क लगाया गया है। इस पे भी एक लगाने की बात ये है, सेफ्टी शुल्क लगाया गया है। क्या लगाया गया, इसको जरा समझते हैं। 2021 जुलाई 2021 तक सोलर सेल पर सुरक्षा शुल्क लगाया। अब सबसे पहले सुरक्षा शुल्क की बात करते हैं। देखो, कोई भी देश अगर WTO के अंतर्गत व्यापार करता है और WTO का सदस्य है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व में ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, व्यापार के क्षेत्र में किसी प्रकार के टैरिफ नॉन टैरिफ को लगाने से देशों को रोकती है, सदस्य देशों को। तो भारत सरकार ने क्या किया है, सुरक्षा शुल्क लगाया है, सेफ्टी शुल्क लगाया है। और ये जो सेफ्टी शुल्क है आपका, ये 1994 द्वारा सेफ गार्ड ड्यूटी के प्रावधान के अंतर्गत है और इस शुल्क को लगाने से WTO भी नहीं रोकती है। WTO भी ये कहती है कि आप अपनी सुरक्षा के अकॉर्डिंग सेफ्टी शुल्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने सोलर सेल पर सेफ्टी शुल्क लगाया है और इसके लगाने का मेन उद्देश्य ये है जिससे घरेलू सोलर सेल पैनलों को बढ़ावा दिया जा सके। मेन रीजन क्या है, घरेलू सोलर सेल पैनलों को बढ़ावा दिया जा सके। और भारत का लक्ष्य इसमें क्या है, आत्मनिर्भर भारत बनने का लक्ष्य है, यानी सोलर पैनल के बनाने में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐसा सेफ्टी गार्ड के रूप में कदम उठाया गया है और कदम जो है वो WTO की गाइडलाइन के अनुसार ही लिया गया है और उस पर प्रतिबंध या उस पर जो शुल्क है वो सुरक्षा शुल्क के रूप में ही लगाया गया है। ठीक, तो ये अगर आप शुल्क की बात करें तो 1994 से WTO द्वारा लगाया गया एक सेफ्टी शुल्क है जो कोई भी देश
अपने एक्सपोर्ट, अपने माल पर, आने वाले माल पर लगा सकती है। ठीक, तो ये हुआ आपका। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो सोलर सेल है, भारत में सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है चीन। तो चीन के द्वारा सोलर सेल सबसे ज़्यादा सप्लाई होती हैं। जब इस पर सेफ्टी शुल्क लग जाएगा तो उस चीन के जो पैनल हैं वो महंगे हो जाएंगे, और जिससे आदमी, हमारा देश का नागरिक, हमारे देश के बने सोलर पैनलों की तरफ निर्भर मुड़ेगा, और जिससे हमारे सोलर पैनलों के क्षेत्र में हम लोग क्या होंगे, आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होंगे। तो ये टैरिफ बढ़ाना, नॉन टैरिफ करना, ये चीज़ें अपने देश के सामान को क्या करना है, प्रमोट करने जैसी बातें हैं। और ये अपने देश के नागरिकों को या अपने देश को आपको इंडस्ट्री के क्षेत्र में और प्रोडक्ट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के एक कुछ टूल्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये, इसके अलावा हम एक न्यूज़ और देखेंगे। एक न्यूज़ जो है वो है मंगल पर जीवन की खोज में नासा द्वारा भेजा गया एक मिशन है, उसे देखते हैं क्या कौन सा मिशन है नासा द्वारा। नासा ने आज एक मिशन भेजा, परसेवरेंस मिशन। क्या है ये? अगर हम इसको देखें तो नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया रोवर मिशन। क्या है? रोवर मिशन। और ये ध्यान रखना कि पिछले 11वें दिन से, यानी पिछले 11 दिन में भेजा गया, ये तीसरा मंगल पर भेजा गया मिशन है। ठीक है, जैसे आपको पता हो कि चीन ने एक मिशन भेजा था, और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ने एक मिशन भेजा था। ठीक, और अब नासा ने भेजा है, और चीन ने जो मिशन भेजा था उसका नाम है तियानवेन। चीन का मिशन जो था वो था तियानवेन, और जो यूएई का मिशन था वो था होपवे। क्या था? होप। ठीक है, चीन और यूएई ने भी मिशन भेजे थे, और उसके बाद नासा के द्वारा ये भेजा गया मिशन है, और पृथ्वी से मंगल पर पिछले 11 दिनों में भेजा गया ये तीसरा मिशन है। ठीक है, और ये मिशन जो भेजा गया है इसका मेन पर्पज़ यही है कि मंगल की आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत जो इसमें भेजने का मेन पर्पज़ है वो नासा का एक लक्ष्य है, आर्टेमिस कार्यक्रम, जिसके तहत 2028 तक मंगल ग्रह पर मानव भेजने का मिशन है नासा का। तो उसी कड़ी में ये रोवर मिशन वो भेजा है, और मानव युक्त मंगल मिशन का जो वर्ष उन्होंने तय किया है वो 2024 लक्ष्य रखा है कि हम मंगल पर क्या भेजेंगे, मानव को भेजेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि इससे किससे और कहाँ से भेजा गया है, तो एटलस 5 से। किस यान से? एटलस 5 रॉकेट से कैनबेरल प्रक्षेपण केंद्र से, कैनबेरल प्रक्षेपण केंद्र से, यानी जो आपका इसे भेजा गया है लॉन्च पैड, एटलस रॉकेट है हमारा, और लॉन्च पैड कैनबेरल लॉन्च पैड से भेजा गया। तो ये हमारे आज का करंट अफेयर है, और करंट अफेयर का पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन करिए, और इसका आप वहाँ पर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर भेजिए। थैंक यू।